तो साथियों आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र, जीएस दृष्टि, सामान्य विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, तो उसी से आज संबंधित हम जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। देखिए, जीएस दृष्टि जो सामान्य विज्ञान है, बायोलॉजी की बात करते हैं यानी कि जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान का सामान्य परिचय की बात करते हैं तो सामान्य परिचय है, जीव विज्ञान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे वो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस थे। और जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, यानी कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु हैं। और आगे हम लोग हैं प्रमुख शब्दावलियों की बात करते हैं तो प्रमुख शब्दावलियां हैं एपीकल्चर, एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन होता है। एबी कल्चर होता है वो पक्षी पालन होता है। पिसीकल्चर यानी कि जो मछलियों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर ये रेशम कीट अध्ययन होता है, रेशम कीट पालन। सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन संबंधित होता है। ओलेरीकल्चर ये सब्जियों की कृषि होती है यानी सब्जी उत्पादन होता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर जो होता है वो सब्जियों बागवानी होता है। ठीक है, पोमोलॉजी होता है वो फलों की खेती से संबंधित होता है। विटीकल्चर होता है ये अंगूर उत्पादन यानी अंगूर की खेती से संबंधित होता है। ठीक है, और एग्रोनॉमी जो है वो फसलों की खेती होती है। एग्रोनॉमी जो है वो फसलों की खेती होती है। आगे हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, देखिए जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो हम जूलॉजी कहते हैं। पादपों का अध्ययन बॉटनी कहते हैं, जो पादपों का अध्ययन किया जाता है इसको बॉटनी कहते हैं, यानी कि बॉटनी के अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मृदा का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। और मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन होता है उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन होता है और ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी जिसको कहते हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है। त्वचा की जो त्वचा का अध्ययन होता है वो डर्मेटोलॉजी होता है। पोषण विधियों का अध्ययन होता है ट्रोफोलॉजी होता है। ठीक है, और उभयचर सरीसृपों का अध्ययन होता है उसे हर्पेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। आगे देखेंगे लैमार्कवाद। देखिए लैमार्कवाद को सबसे पहले देखेंगे, यानी कि जो जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, उसमें देखेंगे लैमार्कवाद और डार्विनवाद को। देखिए लैमार्कवाद ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्कवाद इनका नाम है। ठीक है, ये पुस्तक इनकी है फिलॉसफी जूलॉजिक, लैमार्कवाद की पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिक। और अन्य नाम इनका है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इन्होंने दिया है। उदाहरण दिया है कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर गायब हो जाना, ये है इनका उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। आगे देखेंगे डार्विनवाद को। तो डार्विनवाद को ये ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन है। इनका जो पुस्तक है वो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति है, जो कि 1859 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित किया था। और अन्य नाम इसका है प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था। इसके बाद में उत्परिवर्तनवाद के जनक हैं हॉलैंड के ह्यूगो डोब्रीज। ठीक है, प्रयोग वस्तु ये संद प्रिमरोज जो कि आइनोथेरा लैमार्कियाना उसका नाम है, बोटेनिकल नेम, और वैज्ञानिक नेम है यानी साइंटिस्ट नेम है। और अन्य नाम इसका है उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था, यानी कि उत्परिवर्तनवाद हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज ने। ठीक है, आगे देखेंगे लैमार्क के अनुसार अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का प्रभाव, यानी कि जिराफ के उद्विकास का क्रम है। देखिए पहले जब घास की उपलब्धता थी तो अगली टांगे व गर्दन के कम उपयोग से के कारण इन अंगों की कम लंबाई थी। ठीक है, जब घास की उपलब्धता थी फिर धीरे धीरे घास खत्म होती चली गई, फिर ये छोटे पेड़ यानी कि झाड़ियों को खाने लगे, झाड़ियों के बाद बड़े वृक्षों पर आ गए। ठीक है, तो ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए इन्हें अगली टांगों एवं गर्दन को
ऊपर उठाना पड़ता था, यानी कि उनका अधिक प्रयोग करना पड़ता था। ठीक है, तो इन अंगों की अधिक लंबाई बढ़ गई, गर्दन और अगली टांगों की। देखते हैं जीव जंतुओं का विकास। तो जीव जंतुओं का विकास कब हुआ? तो जीव जंतुओं का विकास माना जाता है प्रोटोरोजोइक महाकल्प। प्रोटोरोजोइक महाकल्प, इसमें घटना क्या हुई, यानी कि प्रथम मेटाजोआ जोआ का प्रयोग हुआ, यानी कि मेटाजोआ की उत्पत्ति हुई। इसमें जंतुओं का पहला चिन्ह है जो प्रथम मेटाजोआ। इसके बाद में आता है महाकल्प, दूसरा है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, इसमें कल्प आता है परमियन। परमियन में क्या हुआ, सरीसृपों की उन्नति हुई। कार्बोनिफेरस में प्रथम सरीसृप और बीज युक्त फर्न्स उगे थे। डेवोनियन में क्या हुआ था? डेवोनियन में प्रथम उभयचर जबड़े वाली मछलियों का विकास हुआ। सिल्यूरियन, उसके बाद में आता है सिल्यूरियन कल्प। इसमें प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे ये उगे। इसके बाद में आता है कल्प आर्डोविसियन। आर्डोविसियन में मेटाजोअन जीवों का विकास हुआ। फिर आता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में प्रथम मछली और प्रथम रज्जुकी यानी कि कॉर्डेट, ये कैम्ब्रियन काल में हुई थी। फिर आता है पैलियोजोइक के बाद आता है मीसोजोइक महाकल्प। ये मीसोजोइक में फिर एक कल्प आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में देखिए, क्रिटेशियस में डायनासोर की विलुप्ति हो गई थी। विलुप्ति कब हो गई? क्रिटेशियस में, यानी कि मीसोजोइक काल था। पहले प्राइमेट का विकास हुआ, इसी में फूल वाले पौधों की उत्पत्ति हुई मीसोजोइक काल यानी कि क्रिटेशियस काल में। ठीक है, और इसके बाद आता है जुरासिक। जुरासिक काल आता है, इसमें पहली चिड़िया का विकास और डायनासोरों की उन्नति हुई। ट्रियासिक में प्रथम स्तनपायी आया पृथ्वी पर, फिर प्रथम डायनासोर, इसकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद में आता है सीनोजोइक। सीनोजोइक में क्या? सीनोजोइक में क्वार्टरनरी कल्प है, इसमें मानव का उद्विकास हुआ। देखिए, मानव का उद्विकास माना जाता है सीनोजोइक महाकल्प में, यानी कि क्वार्टरनरी में मानव का उद्विकास हुआ। फिर नियोसिन कल्प में स्तनपाइयों में विविधता, और पैलियोसिन में स्तनपाइयों में विविधता है, यानी नियोसिन और पैलियोसिन में। तो जो मुख्य है मानव का उद्विकास, वो हुआ था सीनोजोइक काल में। ठीक है, आप देखते हैं वर्गीकी। वर्गीकी हम लोग कहते हैं टॉक्सोनॉमी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना, ये वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, जनक इसके टैक्सोनॉमी के जनक जो थे वो कैरोलस लिनियस थे, और 5 जगत की प्रणाली के जनक हुइटेकर थे। हुइटेकर ने 5 जगत प्रणाली इन्होंने प्रस्तुत की थी, और इन्हें 5 जगत प्रणाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। देखिए 5 जगत कौन कौन से हैं, तो 5 जगत देखते हैं। 5 जगत जो हैं वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप और जंतु हैं। ठीक है, देखिए मोनेरा ये एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। उदाहरण जैसे माइकोप्लाज्मा है, जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया, ये मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव, जिसमें शैवाल और प्रोटोजोआ आते हैं। कवक में कवक आती हैं, यानी फंजाई, ये यूकैरियोटिक होते हैं। अधिकांशतः ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, और उदाहरण जैसे यीस्ट है, मशरूम है, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति, ये फंजाई में आते हैं, कवक में। और पादप की बात करें तो पादप में प्लांटी में कौन आता है, तो प्लांटी में स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और जो अनावृत बीजी और आवृत बीजी जो पौधे होते हैं वो पादप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जंतुओं की बात करें तो ये जंतु है जो ये सभी उपभोक्ता जीव इस श्रेणी में आते हैं। कशेरुकी और अकशेरुकी, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। सभी जंतु होते हैं जो उनको 2 भागों में, कशेरुकी और अकशेरुकी में बांटा जाता है। आगे देखते हैं मोनेरा की अगर बात करते हैं तो मोनेरा जो है कौन कौन से होते हैं। मोनेरा देखिए, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और जीवाणु, ये मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, देखिए माइकोप्लाज्मा यानी कि जो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव होते हैं, और ये प्रजनन में समर्थ होते हैं, और माइकोप्लाज्मा। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इनका अन्य नाम होता है नीलहरित शैवाल होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणु ये सरल तथा एक कोश की सूक्ष्म
जीव होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी होते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कवक। कवक क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं हो पाया जाता है, यानी कि पर्णहरिम रहित होते हैं। ये थैलोफाइटस होते हैं, परपोषी होते हैं यानी हेट्रोग्राफिक होते हैं, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति होती है इसमें। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कवक प्लस शैवाल यानी कि ये दोनों मिलकर जो बनते हैं वो लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है। कवक का उदाहरण जैसे खमीर होता है, कुकुरमुत्ता होता है और ये जो राइजोपस, ये कवक के उदाहरण हैं। इसके बाद में देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो प्रोटिस्टा ये पादप के समान होते हैं। कौन से पादप के समान होते हैं? इनमें देखिए क्राइसोफाइटा होता है, डाइनोफ्लैजिलेट होता है और यूग्लिनाइड होते हैं। क्राइसोफाइटा में डायमेट्स आते हैं, जो डायटम्स आते हैं वो सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं डायटम्स। और डिस्मिड्स होते हैं, ये सुनहरे शैवाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डिस्मिड। इसके बाद आते हैं जंतु, यानी कि जो जंतु के समान है वो कौन है? जंतु के समान यूग्लिनाइड, ये जंतु और पादप दोनों में आते हैं। यूग्लिना यूग्लिना जो है वो जंतु और पादप दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जंतु और पादप दोनों कड़ियों की श्रृंखला कौन है? तो यूग्लिना जो है ये जंतु और पादप दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है। यूग्लिना ये मीसोट्रॉपिक पोषण युक्त होता है और जंतु तथा पादप के बीच की ये संयोजित कड़ी है। ठीक है। जंतु और पादप के बीच की संयोजित जो कड़ी है वो कौन है? यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड, यानी कि ये स्लाइम मोल्ड ये कवक के समान होते हैं। और प्रोटोजोआ तो आप जानते ही हैं कि एक कोश की होता है। अमीबा ये प्रोटोजोआ वंश में आता है। पैरामीशियम और ट्रिपैनोसोमा ये तीनों जो हैं ये प्रोटोजोआ वंश में आते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं पादप जगत की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो इसमें देखते हैं थैलोफाइटा की बात करते हैं। पहले थैलोफाइटा को देखते हैं। थैलोफाइटा इनका शारीरिक संरचना की बात करें तो इनकी सरल शारीरिक संरचना होती है। ये शैवाल बैक्टीरिया कवक होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, जैसे उदाहरण स्पाइरोगाइरा। ठीक है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ये ब्रायोफाइटा उभयचर होते हैं, संवहनी ऊतकों की अनुपस्थित होती है इनमें। उदाहरण में जैसे मास, मार्केंसिया, ये ब्रायोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। और टेरिडोफाइटस की बात करें तो ये संवहनी ऊतक होते हैं, उपस्थित होते हैं इनमें। और जैसे फर्न, हार्स्टेल और मार्सिलिया ये टेरिडोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये नग्न स्पर्मी होते हैं, यानी कि इनके बीजों में जो कवर नहीं होता है, कवच नहीं होता है बीजों में। ये बहुवर्षीय और सदाबहार होते हैं। उदाहरण में जैसे पाइनस और साइकस ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। फिर देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ये आवृत बीजी, यानी कि आवृत बीजी इनका जो बीज होता है वो ढका होता है कवच से। अन्य नाम यानी कि ये पुष्पीय पादप भी कहते हैं इनको। ये फलदार होते हैं, जैसे आम, अमरूद, पपीता, ये एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। फिर देखते हैं पादप के भेद। पादपों के भेद की बात की जाए तो जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, क्रिप्टोगैम्स यानी कि अप्रत्यक्ष जननांग होता है, इनमें बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। यानी कि क्रिप्टोगैम्स क्या होता है, ये बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, इनमें बीज नहीं होता है क्रिप्टोगैम्स में। ठीक है। और जो फाइनेरोगैम्स होते हैं ये बीज उत्पन्न करते हैं, पूर्ण विकसित जननांग होता है इनमें, बीज उत्पन्न करने में ये सक्षम होते हैं। उदाहरण में जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है। यानी कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है? अनावृत बीजी होता है। एंजियोस्पर्म ये आवृत बीजी होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्राणी जगत का वर्गीकरण के लिए। तो प्राणी जगत का वर्गीकरण दो स्तर का होता है। कोशिका स्त्री संरचना होती है और ऊतक स्त्री संरचना होती है। कोशिका स्त्री संरचना होती है वो संघ पोरीफोरा के अंतर्गत आते हैं। और जो ऊतक स्त्री संरचना होती है, यानी कि जो देह गुहाधारी होते हैं, जैसे कूटदेह गुहाधारी, जैसे निमोटेड होते हैं, निमोटेड। ठीक है, निमोटेड। और बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव होता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज और सिलेंट्रेटा। गुहाधारी क्या होते हैं? गुहाधारी होते हैं मीसोडर्म कोशिकाओं का विकास होता है, जैसे एनिलिडा, मोलस्का और आर्थोपीडा ये होते हैं। अंतःस्थिर की थैली से देह गुहा बनना ये होते हैं नोटोकॉर्ड युक्त
और नोटोकार्ड विहीन, नोटोकार्ड युक्त कार्डेटा और नोटोकार्ड विहीन जो होते हैं वो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, जिसमें सितारा मछली आती है। कार्डेटा, नोटोकार्ड युक्त में कार्डेटा आता है। कार्डेटा की क्या होता है? कार्डेटा ये लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड जैसे प्रोटोकार्डेटा और नोटोकार्ड की जगह मेरुदंड यानी कि कशेरुकी होते हैं। ये कशेरुकी होते हैं, कार्डेट्स के अंतर्गत आते हैं। कशेरुकी कौन से प्राणी होते हैं देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा सरीसृप होते हैं, पक्षी होते हैं, मत्स्य आते हैं, स्तनपायी और जल स्थलचर ये आते हैं कशेरुकियों के अंतर्गत। वर्गीकरण की बात की जाए तो पादप जगत का वर्गीकरण देखते हैं। पादप जगत का जो वर्गीकरण है, विविध पादप शरीर बिना संवहनी ऊतक के होते हैं और संवहनी ऊतक होते हैं। बिना संवहनी ऊतक में वरायोफाइटस होते हैं और संवहनी ऊतक में टेरिडोफाइट और फेनेरोगेम्स होते हैं, यानी कि टेरिडोफाइट होते हैं। तो संवहनी ऊतक युक्त में बीज रहित टेरिडोफाइट होते हैं और बीज युक्त होते हैं फेनेरोगेम्स। ठीक है, बीज युक्त में देखिए द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री आते हैं, यानी कि दो बीजपत्री वाले डाइकोटिलीडन्स होते हैं और एक बीजपत्री वाले मोनोकोटिलीडन्स ये आते हैं। और बिना विभेदन इसमें विभेदित और बिना विभेदन वाले होते हैं वो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत जो आते हैं वो शैवाल, कवक और बैक्टीरिया, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बिना इनके शरीर का विभेदन नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं जंतु के प्रमुख संघ। तो जंतुओं के जो प्रमुख संघ हैं यानी कि जो फाइलम है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोरीफोरा। पोरीफोरा ये होता है, ये छिद्र धारक होते हैं, असंख्य छिद्रयुक्त इनके शरीर होते हैं, शरीर में स्पंज गुहा होता है जैसे साइकन, अन्य नाम इनके उदाहरण साइकन, स्पॉन्जिला ये होते हैं पोरीफोरा के अंतर्गत आते हैं। और सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा ये निडेरिया होते हैं जो जलीय जंतु होते हैं, भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, यानी कि टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जैसे मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन ये सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। फिर देखते हैं हम लोग जंतु जगत के प्रमुख संघ, यानी कि जंतु जगत के कुछ फाइलम जो हैं। टिनोफेरा, टिनोफेरा फाइलम के अंतर्गत सिलेंट्रेटा से गहन संबंध होता है। कंघी जैसी इनके जलांग होते हैं, अधिकांशतः ये पारदर्शी होते हैं जैसे समुद्री अखरोट, कॉम्ब जेली। दूसरा है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज ये देह गुहा रहित तीन स्तरीय शरीर इनका होता है, शरीर चपटा होता है, उभयलिंगी होता है, अविकसित पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। और उदाहरण जैसे प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आते हैं। फिर देखते हैं अगला है एस्केमिल्थीज। एस्केलमिन्थीज होता है, जो एस्केलमिन्थीज ये लंबे बेलनाकार अखंडित क्रमी स्पष्ट आहार नाल और नर इनका छोटा, यानी कि नर छोटा और मादा बड़ी होती है एस्केलमिन्थीज में। और उत्सर्जन इनका होता है प्रोटोनिफ्रीडिया द्वारा। एक लिंगी और आंतरिक निषेचन इनमें होता है जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म यानी कि बाउचेरिया जो फाइलेरिया का क्रम होता है। अगला आता है एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम की बात करें तो ये लंबा होता है, द्विपार्श्व सममित एवं कई खंडों में बटा शरीर होता है। उत्सर्जन हेतु वृक्क काइटिन से बनी सीटी द्वारा प्रचलन होता है, सामान्यतः त्वचा द्वारा श्वसन होता है। और एक लिंगी एवं उभयलिंगी ये दोनों प्रकार के पाए जाते हैं एनिलिडा, जैसे केचुआ, जोंक और नेरिस ये एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। अगला है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ये जंतु का जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। आर्थ्रोपोडा को जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है और ये तीन भागों में विभक्त होता है। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, संधि युक्त पैर होते हैं। झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। मोलस्का की बात करें तो ये श्वसन हेतु गिल्स या टिनेडिया पाए जाते हैं। इनमें इनमें खुला परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन हेतु गुर्दे होते हैं, कवच युक्त इनका शरीर होता है, रंगहीन इनमें खून पाया जाता है। इनमें रंगहीन खून पाया जाता है जैसे सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस। ठीक है, ये मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, अगले बात करें तो ये इकाइनोडर्मेटा है। अगला इकाइनोडर्मेटा फाइलम, इसमें समुद्री जंतु आते हैं,
कांटों वाली त्वचा इनकी होती है, पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। उदाहरण में जैसे हैग फिश है, स्टार फिश है, ब्रिटल स्टार है, ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा में नोटोकार्ड एवं क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। नालदार तंत्रिका रज्जु होता है। उदाहरण में देखें तो सभी कशेरुकी जंतु होते हैं वो कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जितने भी कशेरुकी जंतु हैं वो सभी कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखेंगे हम लोग वर्टिवर्ट संघ। वर्टिवेटा संघ में देखिए, वर्टिवेटा यानी कि वर्टिवेटा संघ में कौन कौन से होते हैं, देखिए क्या क्या पाया जाता है। वर्टिवेटा संघ में अगर बात करें तो मत्स्य, ठीक है, जो मछलियां होती हैं वर्टिवेटा में पाई जाती हैं। इनके सल्क युक्त त्वचा होती है, असमतापी होते हैं, ये द्विकक्षीय हृदय और ये अंडज होते हैं, जैसे ट्यूना, रोहू, ये वर्टिवेटा मत्स्य हैं। यानी कि जितनी भी मत्स्य होती हैं वो वर्टिवेटा के अंतर्गत आती हैं। इस तरह के। और साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा ये क्या होती है, जबड़े रहित कशेरुकी ईल के आकार का शरीर होता है, सल्क रहित चिकनी त्वचा होती है। उदाहरण लैम्प्रे और है मछली, ये साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं। फिर आता है जल स्थलचर यानी एम्फीबिया, जो जल और थल यानी कि दोनों में रहते हैं वो एम्फीबिया होता है। एम्फीबिया ये श्लेष्म युक्त यानी कि श्लेष्म ग्रंथियां युवा त्वचा त्रिकक्षीय हृदय होता है। स्थलचर यानी कि जो एम्फीबिया वर्ग आते हैं जल और स्थल दोनों में रहते हैं, इनमें क्या होता है, त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, फेफड़े और एक वृक्क पाया जाता है। जल व स्थल दोनों पर ये निवास करते हैं, जैसे मेंढक और टोड। ठीक है, फिर आता है सरीसृप। सरीसृप की बात करें तो ये असमतापी होते हैं, सल्क युक्त होते हैं, त्रिकक्षीय हृदय होता है इनका, और कठोर कवच युक्त अंडे होते हैं इनके। उदाहरण जैसे कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। फिर देखते हैं पक्षी। पक्षी ये समतापी होते हैं, चार कक्षीय हृदय इनका होता है। देखिए इनमें जो एम्फीबिया और सरीसृप में क्या था, इनमें त्रिकक्षीय इनका हृदय होता था, और पक्षियों में क्या है, एबीज होते हैं जो, इनमें क्या होता है, इनमें चार कक्षीय हृदय होता है, परों से ढका शरीर होता है। उदाहरण जैसे सभी पक्षी एबीज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है स्तनपायी। स्तनपायी ये समतापी होते हैं, चार कक्षीय हृदय इनका भी होता है। इनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे चूहा, मनुष्य और चमगादड़। चमगादड़ एक स्तनपायी पक्षी है। ठीक है, स्तनपायी प्राणी है। तो ये हमने देखे थे वर्टिब्रेटा संघ के एग्जाम्पल, उनके क्लास। अब आगे देखते हैं हम लोग मछलियों के नाम से जो समानता रखने वाले जीव हैं उनको। मछलियों के समान समानता रखने वाले जीव, तो बात करें, देखिए जैसे जेलीफिश, नाम अगला है जेलीफिश, ये नाइडेरिया यानी निडेरिया संघ के अंतर्गत आते हैं। स्टारफिश ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आती हैं। सिल्वर फिश ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। कटल फिश ये मोलस्का के अंतर्गत आती हैं। और हेग फिश ये साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत आती है। डेविल फिश ये मोलस्का के अंतर्गत आती है। और इसके बाद में आता है क्रेफिश, ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। क्रेफिश जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। और ये रेजर फिश है, ये मोलस्का के अंतर्गत आती है। इसके बाद में देखते हैं विभिन्न नामों वाले वास्तविक जो मछलियां हैं उनके जो इनके नाम हैं। जो फ्लाइंग फिश ये वास्तविक मछली है। पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, और कैट फिश, डॉग फिश, और ये हिप्पोकैम्पस जो समुद्री घोड़ा होता है। ये तो ये जो भिन्न नामों वाली जो वास्तविक मछलियां हैं उनके नाम दिए गए। अब देखते हैं क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चार कक्षीय हृदय वाला सरीसृप कौन है? तो चार कक्षीय हृदय वाला सरीसृप जो है वो मगरमच्छ है। ठीक है, अंडे देने वाले स्तनपायी कौन है? तो एकिडना एवं प्लेटिपस ये अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। और भारत की विशालतम मृग प्रजाति कौन सी है? वो नीलगाय है। मृग प्रजाति के, नीलगाय किस प्रजाति के हैं? तो ये मृग प्रजाति के हैं।
उड़ने वाले स्तनपायी चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ स्तनपायी हैं जो कि बच्चे देते हैं। 4 टांगों वाले जीव कौन से कहलाते हैं? तो 4 टांगों वाले जीव होते हैं वो कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सफेद रक्त वाला जीव कौन सा होता है? तो तिलचट्टा होता है। ठोस मूत्र उत्सर्जन करने वाला जीव है वो कंगारू चूहा है। ये ठोस मूत्र उत्सर्जन करने वाला जीव है। कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो कुनैन की बात करें तो ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है कुनैन, ठीक है। कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। मानव निर्मित अनाज कौन सा है? तो मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकल यानी कि गेहूं और राई। अफीम पोस्ता पौधे के कौन सा भाग होता है? तो ये अधपका फल होता है। और अफीम से पौधे प्राप्त उत्पाद है नोस्कापिन, मॉर्फिन और हीरोइन, ये अफीम से प्राप्त होते हैं। सरीसृपों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? किंग कोबरा, ये घोंसला बनाने वाला सांप है। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है तो गीला मॉन्स्टर, ये हेलोडर्मा होती है, ये जहरीली होती है। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? तो ये हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप होता है, ये सबसे जहरीला होता है। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन सा है? वो इनलैंड ताइपन है। और बिल बनाने वाली छिपकली ये मेबुया या स्किंक होती है। सरीसृपों का युग कौन सा कहलाता है? तो मीसोजोइक युग जो है वो सरीसृपों का युग कहलाता है, सरीसृपों का युग कहलाता है। इसके बाद में अन्य क्वेश्चन है पक्षी वर्ग से संबंधित। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है, ठीक है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग आता है। सबसे छोटा पक्षी आता है तो ये हमिंग बर्ड हो गया। उड़ ना सकने वाले पक्षी कौन से हैं? तो कीवी और एमू, ये उड़ने वाले पक्षी नहीं हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी ये पेरेग्रीन फाल्कन है। पक्षियों का वाक यंत्र क्या होता है? तो ये इनका सीरिंग्स होता है, सब्दिनी। सबसे प्राचीन पक्षी कौन सा है? तो आर्कियोप्टेरिक्स है जो जुरासिक युग में माना जाता है। इसके बाद में जलीय स्तनपायी की बात करते हैं। तो जलीय स्तनपायी विशालतम स्तनपायी सबसे यानी कि पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी कौन सा है? तो वो नील व्हेल मछली है, ठीक है, जिसको ब्लू व्हेल मछली कहते हैं। विशालतम दांत वाली मछली स्पर्म व्हेल है। समुद्री शेर जलीय स्तनपायी आता है। सील या फोका ये जलीय स्तनपायी है। वालरस ये भी जलीय स्तनपायी है। डॉल्फिन ये जलीय स्तनपायी है। और समुद्री गाय, ठीक है, ये भी जलीय स्तनपायी है। आगे देखते हैं हम लोग स्तनधारी यानी कि जो मैमिलिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मैमिलिया के अंतर्गत आते हैं अंडे देने वाले स्तनधारी, जो प्रोटीथीरिया होती हैं, वो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। ये प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे एकिडीना और प्लेटिपस। फिर आता है यूथीरिया। यूथीरिया यानी कि जो पूर्ण विकसित शिशु का जन्म देते हैं, उदाहरण जैसे कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि, ये यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं, यूथीरिया वर्ग में। फिर आता है मेटाथीरिया में अपरिपक्व बच्चों को जन्म देना, विकसित होने तक मार्सुपियल थैली में बच्चों का रखरखाव करना, जैसे कंगारू। इसके बाद में जूलॉजिकल नाम है। तो जैसे मनुष्य का जूलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, मनुष्य का जूलॉजिकल नेम होता है होमो सैपियंस। गाय का जूलॉजिकल नेम होता है बॉस टॉरस। बिल्ली का होता है फेलिस कैक्टस। कुत्ता का होता है कैनिस लुपस फैमिलियारिस। ये कुत्ते का जूलॉजिकल नेम होता है। घरेलू मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका। और शेर का होता है पैंथेरा लियो। आम का होता है मैंगीफेरा इंडिका। और धान का होता है ओराइजा सेटाइवा, ये इसका बोटेनिकल नेम होता है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, ये बोटेनिकल नेम होता है। चना का होता है साइसर एरिटिनम, ये चना का बोटेनिकल नेम होता है। और मटर का होता है पाइसम सेटाइवम, ये मटर का बोटेनिकल नेम होता है। आगे देखते हैं हम लोग कोशिका, आप पढ़ेंगे आज कोशिका की। देखें कोशिका की परिभाषा की बात करते हैं
तो इसकी परिभाषा जो है कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। ठीक है, जीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, तो प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन रॉबर्ट हुक की पुस्तक है वो माइक्रोग्राफिया, यानी कि कोशिका शब्द का उल्लेख। ठीक है, आगे देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार की बात करें तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये केंद्रक और केंद्रक कला केंद्रिका कलायुक्त कोशिकांग इनमें अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक और केंद्रक कला केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस न्यूक्लियोलियस, ठीक है, ये अनुपस्थित होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है, राइबोसोम की उपस्थिति होती है, जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल इनके एग्जाम्पल हैं। आगे है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, ये पूर्ण विकसित केंद्रिक इनमें पूर्ण विकसित केंद्रित होता है। केंद्रिका और कलायुक्त कोशिकांग ये होते हैं पूर्ण विकसित इनमें। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है, जैसे पेड़ पौधे एवं जंतु की कोशिकाएं, इनमें क्या होती है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका के प्रमुख भाग। देखिए कोशिका के प्रमुख भाग क्या होते हैं। कोशिका के प्रमुख भाग यानी कि सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति की। ठीक है, कोशिका भित्ति की बात करें तो ये सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान होता है। कोशिका भित्ति किसमें होती है, सिर्फ पादप कोशिका में होती है। सेल्यूलोज से ये निर्मित होती है और कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति। ठीक है, जिसको सेल वॉल कहते हैं। इसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये सूत्रकणिका। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज की थी अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। नामकरण इसका किसने किया था, तो बेंडा द्वारा इसका नामकरण किया गया था और ये श्वसन संबंधी क्रियाएं की पूर्ति करती हैं। ठीक है, ये जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में अनुपस्थित रहती हैं। किसमें रहती हैं, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है, यानी कि जीवाणु और नीलहरित शैवाल में ये अनुपस्थित होती है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिए, अन्य नाम इसका होता है, इनको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। और ये क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता है। जो क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स साइकिल, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम की बात करें तो ये राइबोसोम, इसका नामकरण ये रॉबर्ट के द्वारा इनका नाम दिया गया था। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है और इसका दूसरा नाम इनको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री को कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। फिर आता है अंतःप्रद्रव्य जलिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जलिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये राइबोसोम जो होते हैं वो इसी से चिपके रहते हैं। राइबोसोम होते हैं वो किसमें चिपके रहते हैं, वो अंतःप्रद्रव्य जलिका में यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ईआर में चिपके रहते हैं और ये लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। लिपिड का संश्लेषण ये करते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे देखते हैं कोशिका के प्रमुख भाग यानी कि केंद्रक। केंद्र की बात करें, केंद्रक होता है केंद्रक। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्र की खोज की थी। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के में उपस्थित होता है और केंद्र किसमें होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित, और ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है, क्या, केंद्रक। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं गोल्गी बॉडी यानी कि गोल्गी काय। गोल्गी काय इसकी खोज की थी कैमिली गोल्जी ने 1898 में। 1898 में कैमिली गोल्जी ने इसकी खोज की थी, किसकी, गोल्गी बॉडी की। क्रियात्मक इकाई क्या होती है, सिस्टर्नी इनकी क्रियात्मक इकाई है। अन्य नाम इनका गोल्गी उपकरण कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं, इसको यातायात प्रबंधक कहते हैं।
और ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं। इसके बाद में आएगा हमारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की बात करें तो इनका अन्य नाम होता है सुसाइड बैग, जिनको कहते हैं आत्मघाती थैली। इनको दूसरा नाम है सुसाइड बैग भी कहते हैं इनको। खोजकर्ता की बात करें तो डी डुवे ने 1958 में इसकी खोज की थी, इसकी लाइसोसोम की। लाइसोसोम ये गालिकाएं में इनका निर्माण होता है। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। फिर आता है लवक। लवक ये केवल पादपों में उपस्थित होता है, जैसे हरित लवक। ठीक है। खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता हरित लवक के खोजकर्ता थे हैकेल। हैकेल ने हरित लवक की खोज की थी 1865 ईस्वी में। ठीक। आइए देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखिए, बात करते हैं कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वाल जो होती है वो किसमें? पादप कोशिका में उपस्थित होती है। सेल वाल किसमें होती है? पादप कोशिका में होती है। और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। सेल वाल जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, ये अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। लवक की बात करें तो लवक ये पादप कोशिका में उपस्थित होता है और एनिमल सेल्स यानी कि जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। तारक का, जिसको सेंट्रियोल से कहते हैं, सेंट्रियोल सेल, ये क्या होता है? ये प्लांट सेल में उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। फिर आती है बात रिक्तिका। रिक्तिका की बात करें तो रिक्तिकाएं ये जो पादप कोशिका होती है उनमें बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। आइए देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा एटीपी ये बदलती है, ये क्लोरोप्लास्ट में बदल देती है। जीनोटाइप क्या है? तो जीनोटाइप ये जीवों का आनुवांशिक संगठन होता है। ठीक है। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, परंतु पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, वो सरीसृपों में होता है। ठीक है। जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते फिर भी पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, किसमें? सरीसृपों में। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग लवकों के प्रकार, यानी प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिड के प्रकार की बात करें तो ये होते हैं दो प्रकार के, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। प्लास्टिड की बात कर रहे थे हम लोग। तो अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। अवर्णी लवक यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्यमान होते हैं। अवर्णी लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ये रंगहीन लवक होते हैं। ये संग्राहक ऊतक में अवस्थित होते हैं। ये जड़ एवं भूमिगत तनों में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है? तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये पौधों की जड़ों और भूमिगत तनों में उपस्थित रहता है। ठीक है। ये रंगहीन लवक होता है, ये संग्राहक ऊतक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्णी लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये कहाँ होता है? तो ये रंगहीन लवक होता है। ठीक है। और ये पुष्प, फलभित्ति, बीज आदि में उपस्थित होता है। जैसे उदाहरण में टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण लाल रंग होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है लाल। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है लाल। चुकंदर का रंग विटामिन के कारण, पत्तियों का पीला रंग ये कैरोटीन के कारण। और फिर आता है पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं, हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन होता है जो। ठीक है। जो पौधों के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है वो करता है हल्के नीले रंग वाला जो होता है वो फाइकोसाइनिन होता है। ये पौधों में पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। फिर आता है हरित लवक। हरित लवक ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये इसका रंग हरा होता है। ये क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इससे प्रकाश संश्लेषण में ये सहायक होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो ये पत्तियों में उपस्थित होता है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, अब देखते हैं पौधों से प्राप्त उत्पाद। पौधों से प्राप्त उत्पाद देखते हैं।
जैसे उत्पाद और पादप अंग। अदरक, अदरक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए अदरक, अदरक ये प्रकंद होता है। आलू क्या है, ये स्तंभकंद या रूपांतरित तना होता है। लहसुन की बात करें तो ये सल्ककंद होता है। लहसुन क्या होता है, सल्ककंद होता है। ठीक है। सूरन यानी जिमीकंद, ये घनकंद होता है, जिमीकंद। ठीक है। गन्ना क्या होता है, ये रूपांतरित तना होता है। ठीक है। शलजम क्या होता है, ये रूपांतरित जड़ होती है। गाजर ये भी रूपांतरित जड़ होती है। शकरकंद ये भी रूपांतरित जड़ होती है। लौंग क्या होता है, लौंग होती है पुष्पकलिका। केसर क्या होता है, केसर ये पुष्पवर्तिका होती है। हल्दी क्या होती है, ये प्रकंद होता है। हल्दी और अदरक ये क्या होते हैं, प्रकंद होते हैं दोनों। ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक केंद्र के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग कौन से हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक। ठीक है। यानी न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए उपस्थित होता है। नेक्स्ट है जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण हैं, तो फिनोटाइप होते हैं ये। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। फिर आता है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, ये एपोप्टोसिस होता है। आगे है हमारा, अब देखेंगे आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। आनुवंशिकता क्या है, इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवंशिक लक्षणों यानी सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होते हैं यानी प्रसारित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता के पिता कौन है, तो इनके फादर जो हैं वो हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकता का प्रयोग जो किया था उद्यान यानी कि अपने बगीचे में, उद्यान यानी कि मटर पर प्रयोग किया था। ठीक है। फिर आता है हमारा मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम कौन से हैं, तो जो मेंडल के द्वारा प्रतिपादित नियम हैं उनको देखिए। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित जो नियम है, सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। ठीक है। ये प्रभाविता का नियम है। फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है यानी कि लॉ ऑफ डिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन, यानी कि अन्य नाम इसका युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है। क्रोमोसोम देखते हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्र। ठीक है। ये क्या होता है क्रोमोसोम, इनका नामकरण किसने किया था, क्रोमोसोम का नामकरण किया था वर्डेयर ने 1888 ईस्वी में। ये क्या होते हैं, ये जीन धारक होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। खोज करता है इसके कौन है, तो कार्ल विलियम वॉन नागिली, जो 1842 ईस्वी में क्रोमोसोम की खोज की थी। ये आनुवंशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम होता है गुणसूत्र। ठीक है। प्रजातियों में क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित एवं स्थिर होती है। देखते हैं जीन, जीन क्या होती है। जीन देखिए, जीन होती है आनुवंशिकता की ये मूलभूत इकाई होती है जीन। जीनों का अनुक्रम, उत्परिवर्तन, फिर अनुक्रम आधार में परिवर्तन, इसके बाद जीनोम, फिर जीनोम का अनुक्रम होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, उत्परिवर्तन। नामकरण किसने किया था, जीन का जो नामकरण किया था वो विलियम जोहानसन ने 1909 ईस्वी में किया था। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। आनुवंशिक लक्षण धारण करने वाले क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जीन। अब देखते हैं जंपिंग जीन। जंपिंग जीन
ये प्लवमान जीन, इसकी खोज किसने की थी? बारबरा वैंकलिंगटॉफ ने, जो यूएसए के वैज्ञानिक थे। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 ईस्वी में। सर्वप्रथम ये मक्का पर प्रयोग किया गया था। जंपिंग जीन ऐसे आनुवंशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ हैं। ठीक है, जंपिंग जीन। कोशिकाओं में डीएनए के खंड यानी कि जो ट्रांसपोजन क्या होता है? ट्रांसपोजन होता है, कोशिकाओं के डीएनए के खंड होते हैं, ट्रांसपोजन। फिर आता है अनुलेखन। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस शर्करा, यानी कि जिसको डीएनए, देखिए इसकी खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसर। 1869 ईस्वी में इन्होंने कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी। स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशन 1869 ईस्वी में। और जो कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी वो डॉक्टर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, यानी कि वाटसन एवं क्रिक ने कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी। ठीक है। एम एच एफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन ने 1953 ईस्वी में। इसके बाद में न्यूक्लियक अम्ल। देखिए न्यूक्लियक अम्ल इसमें होता है फास्फेट, ये होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा प्रयोगशाला में सबसे पहले इनका संश्लेषण किया गया डीएनए का। डीएनए ये इसमें क्या क्या होता है? इसमें नाइट्रोजनी बेस होता है, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। ये नाइट्रोजनी बेस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? डीएनए इसको डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहते हैं, आरएनए को राइबोस शर्करा कहते हैं। बेस इसमें एडेनिन, डीएनए में बेस कौन सा होता है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। अवस्थित ये मुख्यतः केंद्रक एवं कुछ मात्रा में माइटोकांड्रिया और हरित लवक में भी उपस्थित होते हैं। डीएनए और आरएनए ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होते हैं। आरएनए के मुख्य प्रकार। तो आरएनए के जो मुख्य प्रकार हैं, देखिए आरएनए के मुख्य प्रकार। आरएनए के मुख्य प्रकार एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए क्या होता है? देखिए एमआरएनए इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए होता है। केंद्र के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्लों को चुनने के लिए संदेश देता है। आरआरएनए ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोमल आरएनए होते हैं। और टीआरएनए क्या होता है? ये होते हैं ट्रांसफर आरएनए, जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल राइबोसोम पर लाना होता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे जैव उर्वरक। जैव उर्वरक यानी कि जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी पौधे, इनकी जड़ों से क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। दलहनी पौधों में क्या होता है? इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे चना, मटर, सेम और अरहर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन से होते हैं? सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम होता है। तीन पत्तिया घास में राइजोबियम ट्राइफोली। लुसर्न में राइजोबियम मिलिलोथी। जेली फर्न में एनाबिना एजोली। और गुन्नेरा माइक्रोफाइला में होता है नॉस्टॉक मस्कोरम। क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें देखिए डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है वो टायरोसिन होता है। डीएनए में मौजूद डीएनए में मौजूद शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। राइबोसोम्स होते हैं, आरएनए होते हैं। साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े होती है जो। ठीक है। मेंडल आनुवंशिकता का सिद्धांत, ये लैंगिक जनन पर आधारित है।
जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक की बात करें तो ये सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद होती है, पर्यावरण हितैषी होते हैं, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता, खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। जैव उर्वरकों के प्रकार, तो जैव उर्वरकों के जो प्रकार हैं, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण है जो दलहनी पौधों से जीवाणुओं के द्वारा बनाते हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एसिटोबैक्टर होता है, नीलहरी शैवाल और एजोला, ये नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, ठीक है, जीवाणु होते हैं। फास्फोरस में घुलाने वाले बैसिलस होते हैं, स्यूडोमोनास होते हैं और एस्परजिलस होते हैं। पौधों को की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले होते हैं राइजोबैक्टीरिया और स्यूडोमोनास, ठीक है। कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर होते हैं, सेलुलोलिटिक और लिग्नोलिटिक होते हैं, ठीक है। नीलहरी शैवाल, ये देखिए इनके बारे में, तो जो नीलहरी शैवाल हैं वो अन्य नाम इनका होता है साइनोबैक्टीरिया इनको कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं। ये एजोला का सहचारी होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। फिर देखते हैं एजोला। एजोला ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। दुधारू पशुओं को खिलाने पर दूध की मात्रा बढ़ती है एजोला से। ये जलीय फर्न होते हैं। इसके बाद देखते हैं कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। कंकाल तंत्र ये हड्डियों से बना ढांचा होता है, ये शरीर को आकृति देता है, ठीक है। कंकाल जो होता है ये हड्डियों से बना ढांचा होता है, इसका कार्य होता है शरीर को आकृति देना, ठीक है। मांसपेशी तंत्र क्या होता है? मांसपेशी तंत्र ये मांसपेशियों से निर्मित होता है, इसका कार्य होता है शरीर को सहारा देना यानी दृढ़ता व गति देना, ये मांसपेशी तंत्र का कार्य होता है। कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र दो भागों में बटा होता है, कौन कौन से? अंतः कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र में क्या होता है? अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं और उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं, यानी कुल हड्डियां मनुष्य में होती हैं 206, ठीक है। उपांगी कंकाल देखिए, कच्ची कंकाल ये होता है सिर से लेकर और यहाँ से कमर तक, ये अच्छी कंकाल होता है। और ये हाथ और पैर की जो होते हैं वो उपांगी कंकाल होता है, पैर कमर से नीचे वाला और ये हाथ, ठीक है, ये होते हैं उपांगी कंकाल जिसको कहते हैं। ये इसमें क्या होती है? इसमें 126 हड्डियां होती हैं और अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, ठीक है। देखिए बाह्य कंकाल की बात करते हैं तो बाह्य कंकाल कौन से होते हैं? बाह्य कंकाल बाल, नाखून, रोम, ठीक है, ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। नाखून ये मृत कोशिकाओं के द्वारा से निर्मित होते हैं, ये बाह्य कंकाल हैं। अल्फा कैरोटीन से निर्मित होते हैं नाखून। रक्त संचरण का अभाव होता है काटने पर, तभी इसमें दर्द नहीं होता है। इसके बाद में आता है हड्डियों की संख्या। देखिए खोपड़ी में कितनी होती है? मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 29। कपाल में 8 होती है संख्या। चेहरा में 14 अस्थियां होती हैं, ठीक है। कान में कितनी होती हैं? कान में 6 होती हैं, यानी कि 3-3 होती हैं। 3 एक कान में होती हैं और 3 एक कान में होती हैं, यानी कि 6 हड्डियां होती हैं कान में। रीढ़ की हड्डी में 26 जो हड्डियां होती हैं वो वयस्क में होती हैं और बच्चों में कितनी होती हैं? 43 होती हैं। फिर ये एक दूसरे जुड़ जाती हैं और कम हो जाती हैं। फिर पसलियों की संख्या 24 होती है, यानी कि 12 जोड़ी होती है। फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं? 2 जोड़ी होती हैं। 11वीं और 12वीं जो पसली होती है उनको तैरती हुई पसलियां कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्व देखिए इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? वो ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना? 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है कार्बन पाया जाता है 18.5%, ठीक है। नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद में
कार्बन के बाद हाइड्रोजन पाया जाता है, वो 9.5% पाया जाता है। फिर नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन की 3.20%। कैल्शियम कैल्शियम पाया जाता है 1.5%, और फास्फोरस होता है 1%। ठीक है, तो ये है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्व। इसके बाद में देखते हैं मनुष्य की दंत प्रणाली की बात करते हैं तो प्रत्येक मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ये तो पता है सबको। ठीक है, 32 दांत होते हैं। तो देखिए, जीवन काल में मनुष्य में केवल 20 दांत होते हैं, वो 2 बार विकसित होते हैं जिनको द्विदंती कहते हैं। और जो 12 स्थायी दांत होते हैं, जो चवर्णक दांत, सिर्फ एक बार विकसित होते हैं। ठीक है, ये एक दंती होते हैं। दंतल्व यानी कि इनेमल होता है, सबसे कठोर होता है जो इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक होता है, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन्स और प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के पैर की बात की जाए तो मनुष्य का पैर जो जांग की ठोस हड्डी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं फीमर, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे भारी हड्डी होती है। जो पैर की हड्डी बोली जाती है जांग की हड्डी। ठीक है, इसको फीमर कहते हैं, फीमर। और प्रमुख अस्थियां देखिए, जो क्लेविकल जो इसको हंसली कहते हैं, ये क्लेविकल होती है। ठीक है, जिसको कॉलर बोन कहते हैं, ये क्लेविकल होती है। इसके बाद में ये आती है स्कैपुला, जो इससे कंधा हमारा जुड़ा होता है, ये शोल्डर ब्लेड कहते हैं। स्कंद फलक, इसको स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, जो कंधे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जिससे हमारा हाथ जुड़ा होता है कंधा, ये कंधे वाली हड्डी होती है, स्कैपुला होती है। फिर आता है स्टर्नम, स्टर्नम से हमारी जो पसलियां जुड़ी होती हैं, ये स्टर्नम होता है, जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। फिर आता है हाथ, हाथ की देखिए, हाथ में ये जो कार्पल्स होती हैं, जो उंगलियां होती हैं, ये कार्पल्स होती हैं। ठीक है, और ये कलाई वृष्ट, ये तो जानते ही हैं। फिर इसके बाद पटेला, देखिए पटेला जो होता है, ये जो हमारे घुटने में जो गोल गोल होता है, ठीक है, घुटने की हड्डी होती है, वो पटेला होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? वो आर्थोप्लास्टी कहलाता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या है? वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, ये आवश्यक तत्व हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो दंत वल्कैन इनेमल होता है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जबड़ा क्या होता है? जबड़ा यानी कि जबड़ा तथा कंठ के बीच, जीवों के बीच स्थित हड्डी होती है, वो हायोड होती है, जिसको हायोड कहते हैं। ठीक है, गर्दन का पहला कशेरुक होता है एटलस कशेरुक। अब देखिए कान, कान की जो हमने बताई थी 3 हड्डियां होती हैं कान में। ठीक है, मैलस, इनकस और स्टेपीज। और स्टेपीज होती है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपीज हड्डी होती है, मैलस, इनकस और स्टेपीज, ये कान की हड्डियां होती हैं। इनको ऐसे याद करते हैं MIS, यानी कि मिस। ठीक है, फिर आता है संयोजी ऊतक। देखिए संयोजी ऊतक क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक लिगामेंट, यानी कि जो हड्डी से हड्डी जुड़ी होती है उसको कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं? हड्डियों से हड्डी जुड़ी हुई होती है, उसको लिगामेंट कहते हैं। कंडरा यानी कि टेंडन, ये हड्डी और मांसपेशी, जो हड्डी मांसपेशी से जुड़ी होती है उसको कहते हैं टेंडर। ठीक है, टेंडन कहते हैं कंडरा, इंपॉर्टेंट याद रखिए। अब देखते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र की बात करें तो ये विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो भोज्य पदार्थ को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना, ये पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र में क्या होता है? पाचन तंत्र सबसे, यानी कि सबसे पहले पाचन किस में होता है? तो मुख द्वारा पाचन होता है। सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? मुख से। ठीक है, मुख में क्या होता है? लार होती है, लार में मिल जाता है भोजन, वो टाइलिन होता है, टाइलिन एंजाइम, और लारी एमाइलेज होता है। ठीक है,
फिर ये जाता है हमारा ग्रॉस नली, यानी भोजन को आमाशय तक ले जाने में जो सहायक है वो कौन है? ग्रॉस नली। ठीक है। फिर आता है हमारा अमाशय। देखिए, इधर देखिए पित्ताशय। ठीक है। पैंक्रियाज जो होता है वो वसा का इमल्सीकरण करता है और पित्त का भंडारण करता है। ठीक है। इसके बाद यकृत। यकृत क्या होता है? ये पित्त का उत्पादन करता है। यकृत ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया इसमें होती है, यूरिया का संश्लेषण करता है और एल्कोहल का निराभिसान करता है, यानी कि एल्कोहल इसी में संचित रहता है। अमाशय। अमाशय यानी कि HCl मुक्त करता है। पेप्सिन एंजाइम इसी में पाया जाता है, एमाइलेज में, सॉरी अमाशय में। और प्रोटीन का पाचन इसी में होता है। ये है हमारा अग्न्याशय पैंक्रियाज। ये अग्न्याशयी रस इससे निकलता है। बड़ी आंत। फिर इसके बाद बड़ी आंत ये जल का अवशोषण करती है। छोटी आंत, देखिए मुख्य भोजन का जो मुख्य पाचन होता है वो छोटी आंत से होता है। ठीक। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और जो पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। मेन काम होता है छोटी आंत का। और छोटी आंत की सबसे ज्यादा लंबाई होती है, सबसे बड़ी होती है छोटी आंत। ठीक है। जिसकी लगभग होती है 6 मीटर, 6.5 मीटर। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है ये अपसेसिंग अंग है, परिसेचिका इसको कहते हैं। ये गुदा ये मल परित्याग के लिए होता है, गुदा द्वार। उसके बाद आता है लार का संगठन। लार का संगठन देखिए, ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये जीवाणुओं को नाश करता है। ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये जीवाणुओं का नाश करता है। और सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम आदि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये खाने में नमी पहुंचाते हैं, प्रदान करते हैं। जो लार होता है, लार एमाइलेज टाइलिन ये स्टार्च का पाचन करता है। म्यूकस ये लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी कि भोजन को लसलसा बनाता है। लिंगुअल लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। फिर आता है अमाशय, स्टोमक। अमाशय होता है वो स्टोमक, यानी कि जठर ग्रंथियां, जठर रस ये हल्का पीला रंग की होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक रंग, अम्ल ये अम्लीय माध्यम से। पेप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। श्लेष्मा अमाशय के अतिरिक्त आस्तर की कला से रक्षा करते हैं। रेनिन एंजाइम एक कैसिनोजेन होता है जो ये दूध में पाया जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, यानी कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस ये खोज करता है, इसके लैंगरहैंस थे। अग्न्याशय का एक भाग होता है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन एवं सोमैस्टोस्टिन ये हार्मोन का स्रावण करते हैं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैस्टोस्टेटिन